तो आपको बता दें, पीड़ित के कहने पर उसका नाम और चेहरा दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि जिन लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है उन्हें हिम्मत करके आगे आना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए, इस पूरी कहानी को सुनकर, दोस्तों ये कहानी नहीं है, ये एक लड़की की रियलिटी है। दोस्तों यकीन मानिए, आप इस कहानी को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों वो लड़की कहती हैं, अपनी कहानी सुनाती हैं, मैं अपनी जुबानी सुना रहा हूँ आपको। माँ कहती थी मेरा जन्म 2003 में हुआ। तारीख क्या थी मुझे ठीक से याद नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में तारीखों से ज्यादा बदलाव अहम रहे। नमस्ते, मैं अन्नू यादव। मेरी माँ बाराबंकी की रहने वाली थी। पापा मुंबई में मजदूरी करते थे। मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद मैं और माँ उनके साथ मुंबई चले गए। उस समय की बहुत धुंधली याद है, इतनी धुंधली कि मुझे ये तक याद नहीं कि पापा कैसे दिखते थे। बचपन के नाम पर मेरे पास सिर्फ माँ की गोद और अनजान शहर था। जिंदगी का पहला मोड़ तब आया जब मैं कुछ समझने लायक ही नहीं थी। माँ और पापा अलग हो गए। मैं पापा के साथ लखनऊ आ गई। कुछ वक्त बीता। साल 2010 में माँ ने दूसरी शादी कर ली। माँ ने जिससे शादी की अब वही मेरे पापा थे, क्योंकि अपने पिता को लेकर मेरे पास कोई याद ही नहीं थी। हमारी जिंदगी एक नए ढांचे में ढल गई। कुछ साल बाद मेरे 2 भाई बहन आ गए। हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार था। माँ, पापा, हम 3 भाई बहन और दादी बाबा। मुझे लगता था कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है। फिर धीरे धीरे घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। हमारे घर की हालात ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हम गरीब बस्ती में काम करने वाले एनजीओ के स्कूल में पढ़ते थे। माँ चाहती थी कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ें। माँ पापा के बीच अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा होता था। धीरे धीरे घर से आवाज़ें बाहर जाने लगी। रोज की गाली गलौज, मारपीट जिंदगी का हिस्सा बन गया। तब तक मैं समझदार हो चुकी थी। यही कोई 12-13 साल की उम्र थी। माँ का चेहरा हमेशा थका हुआ रहता। पापा हर वक्त गुस्से में दिखते। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तनाव सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहेगा। 2016 का नया साल शुरू हुआ था कि जिंदगी में एक और मोड़ लिया। तब तक मैं चीजें समझने लायक हो गई थी। माँ और पापा अलग हो गए। पापा ने दूसरी शादी कर ली और माँ ने तीसरी। हम बच्चों की छत और जमीन एक साथ खिसक गई। एक ही पल में हमारा घर, हमारा परिवार सब बिखर गया। अब मेरे सामने फैसला लेने की मजबूरी थी। माँ चाहती थी कि हम उनके साथ रहें, लेकिन मैंने माँ से कह दिया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। दादी बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं उनके साथ ही रहूंगी। मेरे भाई बहन भी माँ के साथ नहीं गए। पापा भी अपनी दूसरी शादी के बाद अलग ही रहने लगे। अब उस घर में सिर्फ हम 3 बच्चे और दादी बाबा ही रह गए। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा। दादी सुबह जल्दी उठकर दूसरों के घर काम पर जाती और बाबा अपनी गार्ड की नौकरी पर। पढ़ाई भी जैसे तैसे चल रही थी। मैं अब भी एनजीओ की स्कूल में पढ़ रही थी। वहाँ मुझे दोस्त मिले, हंसी मिली और एक ऐसा माहौल मिला जिसमें मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा फैसला ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनता जा रहा है। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। दादी शादी वाले घरों में भी काम करती थी। उस दिन वो ऐसे ही किसी घर में रुक गई थी। शाम को बाबा घर आए। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। हम सब एक ही कमरे में सोते थे। भाई बहन बाबा के साथ तख्त पर सोते थे और मैं जमीन पर। उस दिन भी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आधी रात को मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहले लगा कि शायद सपना देख रही हूँ, फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं कांप गई। समझ नहीं आया कि क्या हो रहा। मैंने खुद को पीछे खिसकाने की कोशिश की, विरोध करना चाहा। मेरे होंठ जैसे जकड़ गए थे। वो आदमी जिसे मैं अपना सहारा मानती थी, मुझे उसी से बचने की जरूरत पड़ रही थी। बाबा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। सुबह जब दादी वापस लौटी तो मुझे लगा वह मेरी बात जरूर सुनेगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उन्हें सब बता दिया। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। उन्हें लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने रोते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, बार बार कहा कि मैं सच बोल रही हूँ। उनका गुस्सा बढ़ता गया। फिर वो चिल्लाकर बोली, जैसी माँ वैसी बेटी। तेरी माँ मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। हम तुझे और तेरे भाई बहन को पाल रहे हैं, ऊपर से तू मेरे ही पति को गलत बोल रही है। वो शब्द मुझे आज तक चुभते हैं। मुझे उम्मीद थी कि दादी मेरी बात समझेगी। जब उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया तो मैं अंदर से टूट गई। फिर भी मन में एक बात थी कि किसी भी तरह दादी को सच दिखाना होगा। मैं बच्ची थी, फिर भी डर ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बना दिया था। मुझे लगा दादी अगर खुद देख लेगी तो उन्हें यकीन हो जाएगा। उस दिन बाबा छत पर सो रहे थे। हम बच्चे दादी के साथ नीचे कमरे में थे। आधी रात के करीब अचानक मेरी नींद टूटी। वो फिर मेरे पास आए थे और मैं डर से कांप रही थी। मैंने खुद को संभाला और अचानक उठकर लाइट जला दी।
मैं चीख पड़ी, देखो दादी देखो, ये क्या कर रहे हैं? अब यकीन हुआ आपको? मेरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। दादी उठी और देखा कि बाबा नीचे चटाई पर लेटे हैं। उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। अब सब कुछ सामने था। दादी उन पर खूब चीखी चिल्लाई, खूब सुनाया। उन्हें बोली कि ये तुम्हारी पोती है, तुम इसके साथ गलत सोच भी कैसे सकते हो? मैं कोने में खड़ी रोई जा रही थी। बिना किसी आवाज़ के आंसू बहे जा रहे थे। दादी ने मुझे चुप कराया और अलग ले जाकर बोली, चुप हो जा, अब ये सब नहीं होगा। इस बात को बाहर किसी से मत कहना, बहुत बदनामी होगी। अब जाकर मुझे सुकून मिला था। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सेफ हूँ। लेकिन मैं गलत थी। दादी जब भी किसी काम से बाहर जाती, वही मजबूरी, वही ज़बरदस्ती। मैंने बोलना बंद कर दिया। तय कर लिया कि अब अपनी सुरक्षा मुझे खुद करनी होगी। जिस रात दादी घर पर नहीं होती, मैं डर के मारे घर के अंदर नहीं, छत पर जाकर सोने लगी। मुझे लगता कि बाबा छत पर नहीं आएंगे, वहाँ मैं सेफ रहूंगी। कई बार सर्दियों की ठंडी रातों में भी मैं छत पर ही सोई, मन को समझाती रही कि यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। फिर भी डर मेरा पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ता था। जब घर ही सेफ ना रहे तो कहीं भी सेफ फील नहीं होता। उस उम्र में जब बच्चों को सपने देखने चाहिए, मैं दुआ करती थी कि जल्दी सुबह हो। मैंने खुद को बचाने के तरीके सोचना शुरू कर दिए। मैं ऐसे कपड़े पहनकर सोने लगी जिनमें नाड़ा होता था। मुझे लगता था कि उन्हें खोलने में वक्त लगे, उतने में मैं उठकर खुद को बचा लूँगी। हर रात मैं डर के साथ सोती। सोने से पहले मन में यही चलता रहता कि आज कुछ हो न जाए। ठीक से नींद भी नहीं आती थी। अगले 6 महीने इसी तरह डर के साथ बीते। कभी खुद को बचा पाती, कभी नहीं। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। बाहर निकलना, किसी से बातें करना, हंसना सब बंद हो गया। मैं जिस एनजीओ की स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ एक दीदी कभी कभी आया करती थी, ऊषा दीदी। वही मुझे स्कूल ले गई थी। जब मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया तो स्कूल वालों ने ऊषा दीदी को बताया। इसके बाद ऊषा दीदी मेरे घर आई। उन्होंने दादी से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही। पहले तो दादी ने उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया, इधर उधर का बहाना करने लगी। बोली उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, यहीं घर में ही रहेगी, कुछ काम धाम सीखेगी। काफ़ी देर बहस करने के बाद दादी ने ऊषा दीदी को मुझसे मिलने दिया। उन्होंने प्यार से कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? किसी ने कह दिया कुछ क्या तुमसे? वो काफ़ी देर तक समझाती रही। मैं बहुत डरी हुई थी। उन्हें देखकर रोना भी आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, दादी ने ऊषा दीदी से जाने के लिए कह दिया। मैं उन्हें कुछ बता नहीं पाई। ऊषा दीदी चली गई, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर का डर देख लिया था। मेरी बॉडी में हुए बदलाव भी उन्होंने नोटिस किए। 12-13 साल की उम्र में जिस तरह से शरीर बढ़ रहा था, वो नॉर्मल नहीं था। मैं उम्र से कहीं बड़ी दिखने लगी थी। कुछ दिन मेरे ऐसे ही बीते। फिर एक दिन मैं टीवी देख रही थी। चैनल बदलते बदलते एक लोकल न्यूज़ चैनल पर मुझे ऊषा दीदी दिखी। उस दिन मुझे पता चला कि ऊषा दीदी हम जैसी लड़कियों के लिए काम करती हैं। रेड ब्रिगेड के नाम से उनका एनजीओ है। उस दिन मुझे एक उम्मीद सी दिखी। मैंने सोचा ऊषा दीदी मेरी मदद करेंगी, किसी तरह उनसे बात करनी होगी। लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। ऊषा दीदी के आने के बाद से बाबा घर से बाहर जाते वक्त गेट में ताला लगा देते थे। एक दिन वो ताला लगाना भूल गए। दरवाजे के पड़ोस में खिड़की थी। मेरा हाथ खिड़की से सिटकिनी तक आसानी से पहुंच जाता था। दोपहर में मैंने सिटकिनी खोली और पड़ोस की एक दीदी के पास पहुंच गई। मैंने उनसे रोते हुए कहा, मुझे ऊषा दीदी के पास ले चलो, मुझे उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। पहले तो वह घबरा गई। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तब वो डर गई। उन्होंने कहा, मुझे इन सब में मत घसीटो। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका नाम किसी को नहीं बताऊंगी, बस ऊषा दीदी से मेरी बात करवा दीजिए। उन्होंने मोबाइल से मेरी बात करवाई। ऊषा दीदी को मैंने 6 महीने का सारा सच बोल दिया। मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बाबा मेरे साथ क्या करते हैं। उन्होंने मेरी शादी भी तय कर दी थी। दरअसल एक दिन मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी। बाबा को लग गया था कि अब मैं किसी से कह सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। 27 जून 2016 को शादी होने वाली थी। बदले में शायद पैसे भी लिए थे। मैं उस समय 14 साल की थी भी नहीं हुई थी। ये सारी बातें मैंने ऊषा दीदी को बता दी। उन्होंने भी साफ कहा, सबसे पहले तुम्हें खुद आवाज़ उठानी होगी, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इस बातचीत के बाद मैंने घर से भागने की सोच ली। शादी से एक दिन पहले 26 जून को मैं किसी तरह घर से निकली और सीधे ऊषा दीदी के पास पहुंची। वो मुझे पुलिस की चाइल्ड केयर सेल में लेकर गई। मैंने वहां अपनी पूरी कहानी सुनाई।
केस दर्ज हुआ, बाबा को जेल भेज दिया गया और मुझे शेल्टर होम। ये सब भी मेरे लिए बहुत कठिन था। मुझसे बार बार वही सवाल पूछे जाते, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। हर बार वही दर्द दोबारा जीना पड़ता। इस दौरान उषा दीदी मुझसे मिलने आती रहती थी। जब वो आती तो मुझे लगता कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। शेल्टर होम में जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही थी। एक दिन शेल्टर होम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग रखी गई। उषा दीदी रेड ब्रिगेड ही ये ट्रेनिंग करा रही थी। मैं भी उसमें शामिल हुई। इसके बाद मुझे समझ आया कि सेल्फ डिफेंस खुद को बचाने का तरीका भर नहीं, खुद पर भरोसा कायम करने का जरिया है। अपने अंदर से डर निकलते ही हम आधी लड़ाई जीत जाते हैं। कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे ये अच्छे से सीखना है। डर अभी भी मेरे आसपास था, फिर भी कहीं एक नई जिद भी आकार ले रही थी। मैं अब खुद को कमज़ोर नहीं देखना चाहती थी। मैंने तय कर लिया कि मुझे ऐसा हुनर चाहिए जो किसी और पर निर्भर ना हो, एक ऐसा सहारा जो हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहे। कुछ दिनों तक ये बातें मेरे अंदर ही घूमती रही। जब उषा दीदी मुझसे मिलने आई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सेल्फ डिफेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस शांत आवाज़ में कहा कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी और सेंटर से बाहर निकलोगी तब मैं तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दिलवाऊंगी। उस पल उनकी बात मेरे लिए एक वादे से ज़्यादा थी। वो मेरे भविष्य की एक उम्मीद थी जिससे मैं हर दिन खुद को जोड़कर देखती रहती थी। साल 2022 में जब मैं शेल्टर होम से बाहर निकली तो उषा दीदी ने मेरा हाथ थाम लिया। उन्होंने अपना वादा निभाया। उस दिन मैं रेड ब्रिगेड से जुड़ गई। ट्रेनिंग आसान नहीं थी, शरीर थकता था, हाथ दर्द करते थे, चोट लगती थी, मगर हर बार मेरा डर थोड़ा और कम होता गया। मैं खुद को बचाना सीख रही थी, सिर्फ वार करना नहीं, हालात को समझना, खतरे को पहचानना और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना। वहाँ मैंने सिर्फ दांव पेच या वार पलटवार नहीं सीखा, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखा। हर ट्रेनिंग सेशन के साथ मेरा डर थोड़ा और पीछे छूटता गया। जो यादें कभी मुझे जकड़ लेती थी अब वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देने लगी। मैंने समझ लिया कि अतीत कमजोर नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उषा दीदी, रेड ब्रिगेड और सेल्फ डिफेंस ने मुझे वह दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकत, आवाज़ और रीढ़ सीधे करके खड़े होने का हौसला। जब मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो साफ समझ आता है कि एक ही फैसले से जिंदगी की दिशा बदल सकती है। रेड ब्रिगेड से जुड़ना किसी नए जन्म जैसा था। धीरे धीरे मैंने खुद सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं, मैं रेड ब्रिगेड की एक नई पहलवाल मंच की ट्रेजर और आर्टिनेटर हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए सेवा जैसा था। बच्चों के सवाल, उनकी हंसी मुझे याद दिलाती है कि भविष्य अभी भी मासूम और सुंदर हो सकता है। मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं अपने अतीत को नकारती नहीं हूँ, लेकिन अब उसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देती। मेरा सपना बहुत सीधा है। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की सुरक्षित महसूस करे, बिना डर के चल सके, बोल सके और जी सके। अगर मेरी कहानी, मेरी ट्रेनिंग या मेरे साथ किसी लड़की को मजबूत बना पाती है तो मेरी लड़ाई सफल है। मैं जानती हूँ कि रास्ता लंबा है, फिर भी पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ चलते रहना चाहिए।